मेरा हुँ, प्लान तो था सीए, शायद सीए का। फिर हुँ, लेकिन वही 10th में अच्छा स्कोर आया फिर। हुँ, फिर हुँ। स्टार्ट किया क्वेश्चंस वगैरह वही पढ़ना चालू किया, पढ़ना अच्छा मतलब पढ़ने में सही लग रहा था। So hey everyone, this is Prakaparashan and welcome to Margdarshan. So finally, here we are with Mr. Swapnil Kolo in first part of Brain Talk with Achievers. I know it took a long time and the credit goes to Swapnil because he was too busy in his internship and finally he managed to be with us. So let me first introduce Swapnil. He is currently studying in IIT Varanasi or IIT BHU and we are friends together from our JE preparation. So now let's talk to Swapnil and find out what he says. सो स्वप्निल, सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपकी आईआईटी की जर्नी कैसी रही? थोड़ा बच्चों को उसके बारे में बताओ कि आपने आईआईटी के बारे आपका आईआईटी का फेज़ कैसा-कैसा निकला? उसके बारे में आप थोड़ा बताओ। अ, तो 10th तक तो मेरा प्लान था भी नहीं जेईई मतलब प्रिपरेशन का या आईआईटी का कुछ, क्योंकि उतनी अवेयरनेस थी नहीं हमारे यहाँ पे कि आईआईटी कुछ जेईई कैसा कुछ होता है, एंट्रेंस एग्जाम आईआईटी के लिए या कैसा कुछ। मेरा हुँ, प्लान तो था सीए, शायद सीए का। फिर हुँ, लेकिन वही 10th में अच्छा स्कोर आया फिर पापा ने सजेस्ट किया कि एक बार मे बी ट्राई करके देख लो जेईई का, ऐसा कुछ उन्हें न्यूज़ वगैरह में देखा सुना या जो भी कि एक बार ट्राई करके देख सकते हैं ऐसा। तो हुँ, वही फिर मैंने सोचा ठीक है, मैथ्स वगैरह में इंटरेस्ट था ही, मैंने कहा चल ट्राई कर लेते हैं टाइप से। हुँ, फिर हुँ, स्टार्ट किया क्वेश्चंस वगैरह वही पढ़ना चालू किया, पढ़ना अच्छा मतलब पढ़ने में सही लग रहा था। क्वेश्चंस करने में भी मज़े, प्रैक्टिस करने में मज़े आ रहे थे। तो हुँ, मैंने कहा ठीक है, कर लेते हैं 2 साल। तो फिर वही 10th का रिज़ल्ट आया, 10th का स्कोर सही था तो फिर जॉइन कर लिया। पर वही है लेट जॉइन करा था, तो बैच उतना सही नहीं था। तो 11th की प्रैक्टिस ठीक-ठाक थी, मतलब उतनी सही नहीं थी। बट फिर 12th में जब एलिन जॉइन करी, फिर वहाँ थोड़ी सही से प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करी। फिर मतलब पहले तो बस ऐसे कि ठीक है, मज़े आ रहे थे तो इसलिए कर लेते थे। पर हुँ, फिर हुँ, 12th में थोड़ा देखा कि नहीं यार, स्कोर अच्छी रैंक भी आ सकती है, अच्छा स्कोर आ सकता है, तो फिर प्रॉपर प्रैक्टिस चालू कर दी। फिर वही 12th के प्रैक्टिस के बाद थोड़ा 11th का रिवीजन, और फिर 12th भी मेरा एमपी बोर्ड से था, तो उसके लिए भी अलग से कुछ ऐसा पढ़ना पढ़ना नहीं पड़ा। थोड़ा हाँ, इतना बहुत ज़्यादा लोड नहीं था। हुँ, हुँ, थोड़ा बहुत वही उसके लिए टाइम दिया बस, वो उसका भी मतलब उसमें भी अच्छा स्कोर आ गया। फिर वही मेंस हुई। मेंस के स्कोर के बाद और थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कि भाई हाँ, ठीक है, अच्छी अच्छी रैंक आ जाएगी टाइप से। तो वही लास्ट टाइम में प्रॉपर रिवीजन वगैरह वो सब वही करके हुँ। हुआ। फिर जैसे कोई बच्चा भी प्रिपरेशन कर रहा होगा जेईई के लिए, तो उसको कौन-कौन सी बातें जो चीज़ें रहती हैं वो उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि प्रिपरेशन के टाइम ये चीज़ करेंगे तो उनको अच्छी सक्सेस मिलेगी या ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उनको डिस्ट्रैक्शन वगैरह वाली चीज़ हो जाएगी। तो प्रिपरेशन के टाइम कैसे क्या मैनेजमेंट रहना चाहिए उस चीज़ के बारे में थोड़ा बताओ? ये सब देखो, सबसे इम्पोर्टेंट तो क्या रहता है कि कोर्स रहता है बहुत ज़्यादा। तो हुँ, आप मतलब ऐसा तो है नहीं कि आप एक लिमिटेड टाइम में, मतलब जब लास्ट में आपके एग्ज़ाम ये आने वाला होगा तो एकदम से आप पूरा तो अच्छे से पूरा ए टू ज़ेड रिवाइज़ तो नहीं कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है कि जब आप कोई भी चीज़ जो पढ़ रहे हो क्लास में पढ़ रहे हो या खुद से पढ़ रहे हो ऑनलाइन जो भी बुक से, हुँ, उसकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की आप तभी साथ में ही पढ़ते टाइम ही कर दो। हुँ, मतलब उससे क्या होगा कि आप मतलब कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएँगे, दिमाग में बैठ जाएँगे, और हुँ, फिर जब यही चीज़ आप रिवाइज़ बाद में करोगे लास्ट टाइम पे या कभी और बाद में, तो वो रिवाइज़ करने में भी ईज़ी पड़ेगा। दूसरी बात मेन रहती टाइमिंग की, बोलूँगा मैं कि जैसे जब भी प्रैक्टिस करो तो थोड़ा टाइम लगा के, मतलब ऐसा टाइम नहीं भले कि यार मेरे को आधे घंटे में 10 सवाल करने हैं या 1 घंटे में 30 सवाल करने हैं, जो भी, वैसा टाइम नहीं, हुँ, पर एक ये कि आप टाइम ट्रैक कर पाओ, ताकि ऐसे कोई क्या होता है, कई बार अपन प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन
क्वेश्चन करना स्टार्ट किए तो वो ज़्यादा टाइम दे दिए, बहुत ज़्यादा मतलब क्योंकि हुँ, टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लिमिटेड टाइम ही मिलता है एग्ज़ाम टाइम में भी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि टाइम आप ट्रैक कर सको अपना प्रैक्टिस का, तो वो थोड़ा टाइम लगा के प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। और अ, फिर एक और इम्पोर्टेंट बात कि आपको वो एग्ज़ाम के 3 घंटे प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करना आना चाहिए। तो वो 3 घंटे बैठने की आदत भी प्रॉपर आपको हो, तो इसलिए रेगुलरली मॉक टेस्ट या क्विज़ेज़ जो भी जिस भी सोर्स से आप पढ़ रहे हो, कर रहे हो, वो हुँ, रेगुलरली करते रहो। तो मतलब वो 3 घंटे कैसे प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करना और कैसे बैठना है, वो उसकी प्रैक्टिस भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की है। क्योंकि आपको उस टाइम पे सोचना है कि भाई किस क्वेश्चन में टाइम देना है, किस सेक्शन में देना है टाइम, किस में नहीं देना है, कहाँ टाइम बच हुँ, जाएगा। वो सब की भी प्रैक्टिस प्रॉपर्ली हो और ये सब चीज़ें तो वो प्रैक्टिस से ही आएँगी मतलब जब आप रेगुलरली टेस्ट देते रहोगे। तो हुँ। तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है साथ में। हाँ, जब भी मैं अभी हमेशा बच्चों को हम बे बोलता हूँ कि जब भी आप जैसे प्रिपरेशन करें या एग्ज़ाम टेस्ट दें, तो उस टाइम पे तो जब आपकी एग्ज़ाम टाइम रहता है, तो उससे भी क्या होगा कि जो उनकी प्रोडक्टिविटी रहती है, वो उनकी थोड़ी इम्प्रूव होगी। नहीं तो क्या होता है कि बच्चे रात में ज़्यादातर तैयारी करते, रात में लेट नाइट तक पढ़ते और सुबह फिर लेट उठते। लेकिन ज़्यादातर जो एग्ज़ाम्स वगैरह शेड्यूल रहता है, उनका सुबह का या दिन का रहता है। तो जैसे ही उनकी एग्ज़ाम का टाइमिंग रहता है, उनको वैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से बच्चे प्रिपरेशन कर सकते हैं, ये मेरी तरफ से था। अब क्या होता है कि जैसे जैसे अभी कोई बच्चा 11th से 12th में गया होगा, तो क्या होता है कि 11th बच्चों की खराब हो जाती है। जनरली ज़्यादातर बच्चों की जो 11th रहती है, वो खराब ही रहती है। और 12th वो क्या कर सकते हैं 12th में जाके जिससे उनकी 11th जो है वो खराब वो सुधार सकते हैं। तो कैसा क्या उनको प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए उसके बारे में थोड़ा बताओ? क्योंकि जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे तो हमारा भी 11th का जो पोर्शन था उतना अच्छा नहीं था, डगमग-डगमग था। तो हमने भी थोड़ा स्ट्रैटेजी में चेंज करा। तो अभी आप आपकी स्ट्रैटेजी बताओ कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? 11th वही खराब था तो देखो अगर एक एक लेवल तक आपको मतलब कॉन्सेप्ट पता है, क्लैरिटी है एक लेवल तक कि आपने 11th में क्या पढ़ा है। मतलब वो एग्ज़ाम लेवल की बात नहीं कर रहा मैं, पर एक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब हुँ, से कि आपको अगर एक लेवल तक चीज़ें पता है 11th की, तो फिर आप जब मतलब 12th में वो 11th का टाइम निकल गया, तो 12th में आके पीछे 11th का ज़्यादा तब ये फ़ोकस नहीं करना है कि 11th कैसे कब होगी, क्या होगी क्योंकि तब 12th चल रही होगी कोचिंग में या क्लासेस में जो भी जहाँ आप कर रहे हो, तो वो 12th भी गड़बड़ हो जाएगी 11th के कारण। तो 11th को थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए छोड़ के क्योंकि बाद में तो जब पूरा कोर्स हो जाएगा तो रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, तो तब वो 11th को एक थोड़े टाइम के लिए छोड़ के 12th पे ही फ़ोकस हुँ, अच्छे से कर लो कि क्या होगा कि 12th अगर आपने टाइमली अगर कोचिंग के साथ में, क्लासेस के साथ में खत्म कर ली, तो फिर एक इतना टाइम तो बच जाता है कि जिस पे आप 11th वापस से रिवाइज़ कर सको अच्छे से। तो मैंने भी यही करा था कि जब 12th स्टार्ट हुई तो मैंने कोचिंग के साथ में ही जैसे-जैसे क्लासेस चलती थी तभी वैसे ही मैं प्रैक्टिस कर लेता था और जैसे ही कोचिंग में 12th का सिलेबस खत्म हुआ, मेरी भी ऑलमोस्ट एक अच्छी लेवल तक प्रैक्टिस तभी साथ में कोचिंग के साथ में ही खत्म हो गई थी 12th की। तो थोड़ा एक हुँ, मतलब कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चलो ठीक है 11th अगर नहीं है तो एटलीस्ट 12th तो मेरी अच्छी है। तो वो हाँ, हाँ। 12th जब खत्म हुई फिर उसके बाद जो टाइम जितना भी बचा था उसके हिसाब से वो फिर वहाँ पे मतलब ऐसे टॉपिक सेलेक्ट करके कि जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनको पहले कवर करा 11th के, उनको हुँ, उसका रिवीजन करा अच्छे से। फिर मतलब वहाँ उतना टाइम मिल जाता है कि जहाँ आप मेजॉरिटी ऑफ जो 11th के टॉपिक्स हैं जो जिनसे क्वेश्चन्स आएँगे वो आप कवर कर सको। तो वही अगर 11 निकल गया है तो उस पे उसको एक थोड़े टाइम के लिए छोड़ के 12th अच्छे से टाइमली कोचिंग के साथ में खत्म कर लो। फिर हुँ, 11th के लिए टाइम आपको मिल जाएगा रिवाइज़ करने, तो फिर बाद में 11th कर लो। हाँ, और फिर क्योंकि 12th के पहले 11th मतलब कि 12th जब क्लास में चल रही है और 11th आप सोचो कि आप 11th के टॉपिक साथ में कर लो, तो उससे नुकसान हुँ, नुकसान अरे यार! तो उससे ये नुकसान हो जाएगा कि मतलब बाद में आपको इवेंचुअली रिवाइज़ तो करना ही पड़ेगा लास्ट में। तो फिर हुँ, हुँ, पहले आप मतलब 12th भी आप उतने अच्छे से नहीं कर रहे हो, 11th भी अच्छे से रिवाइज़ नहीं कर रहे हो, फिर वो दोनों चीज़ साथ में आपको उतने ही टाइम में करनी पड़ेगी। तो उससे बेटर यही है कि 12th आप पहले अच्छे से कर ही लो और हुँ, फिर 11th उसके बाद में जब टाइम मिले तो फिर 11th हुँ। कर लो।
ठीक है। फिर एक बच्चे के बीच में जनरली डाउट होता है कि प्रिपरेशन का राइट टाइम क्या होता है? क्योंकि क्या होता है कि बच्चे सोचते हैं कि आईआईटी में जाने वाले बच्चे जो है वो 8-9 से प्रिपरेशन चालू कर देते हैं, तभी उनका आईआईटी में होता है। लेकिन जैसे आपके केस में हुआ था कि आपने 11 से प्रिपरेशन चालू करी थी और आपका आईआईटी में सिलेक्शन हो गया था। तो क्या ऐसा कुछ रहता है क्या कि प्रिपरेशन का कोई राइट टाइम रहता है कि इस टाइम से प्रिपरेशन करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या 11 से प्रिपरेशन ज़्यादा करो तो या 11 से प्रिपरेशन चालू करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा कुछ रहता है क्या? अब देखो, जल्दी स्टार्ट करने वालों को थोड़ा बेनिफिट तो रहेगा ही। जो जल्दी स्टार्ट कर लेगा ऑब्वियसली उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, बट ये नहीं है कि अगर आपने 11 से स्टार्ट किया है या 12 से स्टार्ट किया है तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि कई बच्चे हुँ, ऐसे भी रहते हैं जो 12 तक नहीं करते हैं, फिर ड्रॉप लेके तैयारी करके निकाल लेते हैं। तो ऐसा वहाँ पे हुँ, कोई लिमिट नहीं है ऐसी मिनिमम कि आपको इतने साल पहले तो चालू कर देनी चाहिए था। पर हाँ, ये ज़रूर है जो थोड़े जल्दी चालू कर देता है 8-9 से या जैसा भी, तो उसके चांसेस तो बढ़ जाते हैं ऑब्वियसली। बट अगर आप 11th में करते हो या 12th में भी करते हो स्टार्ट, और प्रॉपर अगर मतलब आप अपनी प्रायोरिटी क्लियर कर देते हो कि भाई जेईई क्लियर ही करना है, और प्रॉपर उतना टाइम और प्रैक्टिस दे देते हो आप अगर, तो फिर हुँ। ऐसा कुछ मिनिमम टाइम नहीं है कि आपको इतने साल पहले ही चालू करना चाहिए था। फिर वो क्लियर तो हो ही जाती है। अच्छा, अच्छा। और जैसे अभी लास्ट मंथ पता प्रिपरेशन का भी जैसे जो जुलाई है वो लगभग खत्म होने वाला है और 1 सितंबर को ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम हो जाएगी, क्योंकि अभी जो नया शेड्यूल आया है उसके हिसाब से 1 से 6 सितंबर तक जेईई है। तो लगभग जेईई मेंस के लिए 1 महीना बचा है और उसके बाद 20 दिनों बाद जेईई एडवांस भी है। तो अभी जेईई मेंस वालों को कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, उसके बाद अपन जेईई एडवांस वालों के लिए भी बात करेंगे। तो जिसका भी मेन टारगेट जेईई मेंस है उसको क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, कैसे रखना चाहिए? तो अभी इतने कम टाइम में पूरा रिवीजन तो होगा नहीं, मतलब आप ए टू ज़ेड रिवीजन तो नहीं कर सकते पूरे कोर्स का। तो अभी एक चीज़ तो स्मार्टली रिवीजन करना है कि भाई जो टॉपिक्स अपने को पता है कि इनसे हर साल एक तो क्वेश्चन्स आते ही हैं, और कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं जिनसे जिनसे जिनके बहुत ईज़ी क्वेश्चन्स आते हैं, जैसे बायोमॉलिक्यूल्स वगैरह। तो इन टॉपिक्स के लिए थोड़ा टाइम पहले तो निकाल लें, मतलब कि उनको उनका रिवीजन अच्छे से कर लें कि भाई ये इनको तो सही करके आना ही है। और फिर दूसरी बात ये अ, कि अभी आ ये आइडेंटिफ़ाई करना है कि भई आपको कौन से मतलब टॉपिक्स में या चैप्टर्स में सबसे ज़्यादा रिवीजन ज़रूरी है। तो वो बेस्ट तरीका ये होगा कि पिछले साल के पेपर्स भी सॉल्व करते रहो, मॉक टेस्ट देते रहो। तो उसमें क्या होगा कि सारे क्वेश्चन्स मिक्स अप होंगे। तो वो हुँ। आइडेंटिफ़ाई करना है कि किसमें थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है अभी। मतलब प्रॉपर वापस से प्रैक्टिस करने के लिए नहीं, पर तब भी जिनमें थोड़े कंसेप्ट रिवाइज़ करने की ज़रूरत है या कुछ चीज़ थोड़ी छोटी-मोटी चीज़ें, तो वो आइडेंटिफ़ाई करना आसान हो जाएगा। तो अभी अ, मॉक टेस्ट वगैरह देते रहो। अब ये बात तो जेईई मेंस वालों के लिए हो गई, और जेईई मेंस वालों के लिए कुछ लाइन और ऐड करूँगा मैं। जैसे क्या होगा कि उनको कुछ टॉपिक्स के बारे में नहीं पता है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के लिए मैंने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के लिए मैंने जेईई मेंस के लिए वीडियो बनाई है। तो नीचे लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जाके देख सकते हो कि आपको कौन-सा टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट लग रहा है। अब जेईई मेंस वालों की यहाँ तक बात हो चुकी है। अब किसी बच्चे का जैसे टारगेट ही जेईई एडवांस है, मतलब वो जेईई मेंस को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं मान रहा है, वो जेईई एडवांस को ज़्यादा इम्पोर्टेंट मान रहा है। तो उसको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए? उन्हें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? जैसे बहुत ख़ास डिफ़रेंस तो नहीं आएगा, बस यही कि जो अपने को जैसे लोगे तो उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि भाई कौन से टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं एडवांस के लिए, तो हुँ, फिर उस पे ज़्यादा फ़ोकस करें। ठीक है, तो फिर ये जो जेईई एडवांस की बात थी वो हो गई है। तो लगभग सारे क्वेश्चन जो थे वो खत्म हो चुके हैं। तो आज के लिए थैंक यू स्वप्निल। और बच्चों को जेईई एडवांस की स्ट्रेटजी वगैरह जो भी चाहिए वो आने वाले वीडियोस में अपलोड होता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और जो भी आपको डाउट्स है आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। थैंक यू गाइस, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर अपडेट्स, मार्गदर्शन, फाइंड योर डेस्टिनी। पता है मेंस में जिनसे क्वेश्चंस आते हैं कुछ टॉपिक से, तो वो अलग से ना पढ़ के हुँ, ऐसे टॉपिक्स जिनके जो एडवांस एडवांस के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उन पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं रिवीजन के लिए वगैरह। और प्लस जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो वो ज़्यादा एडवांस के पेपर के दो, और
वही जो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो जिनसे एडवांस में मतलब मेंस में उतना वेटेज नहीं होता उनका, पर एडवांस में थोड़ा ज़्यादा वेटेज होता है। तो ऐसे टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करें और वो टॉपिक्स भी ज़्यादा मॉक टेस्ट जितने दोगे तो उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि भाई कौन से टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं एडवांस के लिए। तो फिर उस पे ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, तो फिर ये जो जे एडवांस की बात थी वो हो गई है। तो लगभग सारे क्वेश्चन जो थे वो खत्म हो चुके हैं। तो आज के लिए थैंक यू स्वप्निल। और बच्चों को जे एडवांस की स्ट्रेटेजी वगैरह जो भी चाहिए वो आने वाले वीडियोस में अपलोड होता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और जो भी आपको डाउट्स है आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। थैंक यू गाइस, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर अपडेट्स, मार्गदर्शन, फाइंड योर डेस्टिनी।